आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जानते हैं जब हम घूमते हैं तो ढेर सारा पोस्टर दिखता है, उस पोस्टर में अलग अलग रैली का नाम रहता है, यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन उसी पोस्टर में जानते हैं जब रैली के नाम के आगे जाति का नाम लिखा रहता है तो हमको समझ में नहीं आता कि भैया जब रैली कर रहे हैं तो हमें जाति का नाम लिखना क्या जरूरी है। फलनवा जाति अधिकार रैली, फलनवा जाति एकता रैली, फलनवा जाति आक्रोश रैली। तो जानते हैं जातीय रैलियां जो होती हैं आखिर किस लिए होती हैं? हम तो यही समझते हैं कि बिहार में जहां पर विकास पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए, वहां पर आखिर जातीय रैलियां क्यों होती है? अब अम्बेडकर साहब सोचिए कि इतना जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए इतना संघर्ष किए और उनके जन्म जयंती के समय भी जो है उसके अवसर पर भी जो है कितना आदमी जो है रैली कर लिया, जातीय रैली कर लिया। तो समझ लीजिए कि बिहार में जो है जातीय रैली क्या कर रहा है। हम तो सोचे ना कि जरा इसी पर जनता से बतियाया जाए कि क्या बिहार जैसे विकासशील राज्य में ये जातीय रैलियां जो है वो बैन कर देनी चाहिए। क्या अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये जाति वाला रैली और तेज हो रहा है और हो रहा है, तो इस पर हमको लगता है कि जनता से बतियाना जरूरी है। चलिए जनता से बतियाते हैं और जनता क्या बोलती है ये आपको भी दिखाते हैं, आइए। तो अभी हम खड़े हैं विक्रम में और यहाँ बतिया रहे हैं रैली के बारे में। भैया ये बताइए कि इलेक्शन आते ही जातीय रैली शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए सारा पार्टी अगर रैली करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग अलग जाति का जो रैली होता है क्या इस पर रोक नहीं लगना चाहिए? देखिए, जाति सबसे बड़ा विनाश का कारण आज तक जाति रहा है। हाँ। जब से बिहार मतलब कहिए कि भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, हाँ। उसके बाद हम जातियों में बंटकर मतलब आपस में लड़ने लगे। खास करके बिहार 90 के दशक से बिहार में जो जातिगत लड़ाई शुरू हुई, 90 के पहले भी था लेकिन 90 के पहले कम था, लेकिन लालू जी के शासन काल में जब से जात पात ज्यादा होने लगा और हम लोग जात में बंटकर लड़ने लगे। आज बाहर भी जाते हैं तो बिहारी नाम से लोग हम लोगों को बोलता है, किसी भी जात के हो। ये नहीं पूछता है कि आप भूमिहार है कि जादव है कि किसी जात के हैं। बिहार आज खास करके बदनाम है जाति के चलते। यहाँ जाति के चलते विकास नहीं हुआ, जाति के चलते लोग ठगे गए। यहाँ अगर बहुत सारे जात के नेताजी लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जादव के हैं, भूमिहार के नेताजी लोग हैं, लेकिन किसी दलित महादलित का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन उनका विकास हो गया। लालू जी को देखिए, लालू जी जादव के नाम पर, महादलित के नाम पर वोट लेकर 15 साल तक शासन किए। जाकर एक भी महादलित टोला में देखिए कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा पहुंचा क्या? महादलित टोला में क्या जादव समाज में शिक्षा पहुंचा? लेकिन लालू जी के संपत्ति समझिए कि विदेश तक करोड़ों अरबों रुपया जमा करके उनका परिवार 7 पुश्त खत्म होने वाला नहीं है। तो जात के नाम पर यहाँ के नेताजी लोग बुर्बक बना के जनता को ठगने का काम करते हैं। जात बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा चीज है यहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मिले तो जात कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन आते ही जाति का याद काहे आने लगता है? सबको रैली करना शुरू कर देते हैं। रैली इसलिए करता है कि सरकार को कुछ कमी है, वो जातीय जो जनगणना करवा दिया। अब जातीय गणना में सबको पता चल गया कि हम कितना भागीदारी हैं। और भागीदारी होने के चलते कुछ बुझाता है कि हम लोग नेतागिरी में नहीं है, हम लोग और हमारा कोई सख्त सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो लोग एक होने के लिए अपना अपना जात बना करके गांधी मैदान कुछ कर रहे हैं। गांधी मैदान मिले सब ग्राउंड अभी भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। कहीं कहीं फ्लॉप भी हो जाता है और कुछ भाड़े पर भी लोग ले लेता है। अपना जात छोड़ के दूसरे जात में भी लोग खरीद लेता है। अच्छा, एक जाति का रैली उसमें दूसरा जाति का कर करके दिखाता है सरकार को। और ये सरकार खुद फिर में फंस गई है जातीय जनगणना करा करके। अब इनको गणना करने से सभी को पता चल गया कि हमारे पास इतना है। और हम लोग मान लीजिए जिसका कम आया है वो कहेगा नहीं भाई हम कम कैसे हैं, तो रैली करके साबित करना चाहेगा कि देखिए हमारा इतना संख्या है। जी हाँ, वो रैली करके दिखाना चाह रहा है। अभी 1-2 हुआ है गांधी मैदान में, ये सब फ्लॉप है। 1-2 भैया, हमको तो लग रहा है पूरा तो अभी और शुरू होने जा रहा हुआ है। जो जातिगत रैली ये जो टॉपिक है हमारे बिहार के लिए एक काफी पुरानी परंपरा है। और इसे खत्म करने के लिए हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं इनको जाति से ऊपर उठकर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, विकास जैसे मुद्दों पर वोट करने के लिए जागरूक करना होगा। और इसके लिए जो उम्मीदवारों का चयन है वो जाति के आधार पर न होकर बल्कि कार्य के अनुभव के आधार पर हो। बिल्कुल तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम जो युवा वर्ग है उसको वोट उनको आगे आना होगा। और कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी सरकार से जवाब मांगना होगा, न कि उनके विरोध के लिए भीड़ जुटाना होगा। तो हम युवाओं से यही सब अपील करेंगे कि
वो ज्यादा भीड़ के चक्कर में न रहे और अपना रोजगार पर ध्यान दे। अच्छा, युवा की बात की है भैया, मान लीजिए पहले तो हम लोग सुनते थे कि बड़का बड़का रैली जाति वाला होता है आता है, लेकिन अभी जाति वाला रैली में कैसे इतना भीड़ लग जाता है? क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे जातिवादी कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। हाँ। कभी नहीं। यहाँ पे सब अपना अपना जात का रैली लेके निकलवे करेगा। हाँ। ये बिहार है। अच्छा, तो जाति वाला रैली में जितना महिला पुरुष सब लोग आते हैं, तो सब क्या अपने जाति के जागरूकता के लिए आते हैं कि नेता लोग इनको बहला फुसला के लिए आते हैं? अपनी जाति के लिए ही आते हैं ज्यादातर। हाँ। कोई कोई भाड़ा पे आ जाते हैं 200-300 पे। 200-300 पे 200-300 जितनी आज का मजदूरियों नहीं है तो कैसे नहीं ना, उसका जाति का बात चल रहा है और पैसा भी मिल रहा था, क्यों नहीं जाएगा? गाड़ी कर दिया जाता है स्कॉर्पियो 4 व्हीलर, उसको जाने के लिए फ्री में यहाँ से गांधी मैदान तक। अरे बाप रे, जानते हैं स्कॉर्पियो 4 व्हीलर तो ज्यादा बोल दिया। तो देखते हैं ट्रैक्टर पे भर भर के लोग आते हैं। क्या भैया, ये बिहार में इतना जाति वाला रैली काहे हो रहा है? देखिए, पहला तो हम सब जनता के सोच पे ही डिपेंड पड़ता है। हाँ। क्योंकि बिहार जो है न शुरू से ही जाति से एक ऐसा बीमारी है बिहार के लिए, अभी साफ मानिए कि लोग पढ़ लिख कर भी जाति पे गर्व से करता है कि हम ये जाति के फलना जाति के हैं। ना कि शिक्षा की बात हो बिहार में, रोजगार की बात हो, ये सब मुद्दा पे जनता को पहले ही ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, क्या बिहार में जो जातिगत रैली होता है इस पर बैन लगना चाहिए? जी बिल्कुल बैन लगना चाहिए। अब देखिए कि जिस तरह से एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसी तरह से अब महागठबंधन ने भी अपनी चीजों को तय कर लिया। अब एक तरह से कहा जाए कि दोनों लोग अब एक मंच पर आ गए हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों लोग अब बराबरी पे खड़े हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों में से किसके गठबंधन में ज्यादा दम है, क्योंकि जनता में भी जो है अब एक तरह से कहा जाए ना कि एक लेवल पे अब दोनों गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि दोनों लोग अब एक बराबर हो गए हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच में, उन लोगों से बतियाते हैं कि अभी अगर बात करें तो किसके गठबंधन में कितना दम है। आइए बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि अब मीटिंग तो हो गया, फाइनल हो गया, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसी तरह से जो है वो कहा जाए एनडीए में भी फाइनल हो चुका है। अब दोनों लोग एक मंच पर आ गए हैं। ऐसे में किसके गठबंधन में कितना दम है? देखिए, जो कल के बैठक में ये फाइनल हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये नेतृत्व एक तरीके से सौंप दिया गया है कि वो जो है वो निर्णय लेंगे। क्या एक कॉमन एजेंडा बनेगा, वो क्या होना चाहिए। और तीसरा जो बना है कि जो भी पार्टी का सीट का बंटवारा होना है वो भी फाइनल हो गया है कि कैसे होना है। तो अब जो बातें हैं कि एक इस गठबंधन का तो हो गया, अब सामने वाले गठबंधन की बात है एनडीए का। तो एनडीए में लोग दबे जुबान से तो कहते हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो एक उसमें डाल देते हैं कि ये जो है वो संसदीय दल बैठक में हम लोग तय करेंगे। तो ये संसदीय दल बैठक क्या तय करेगा? 25 वर्ष का उनका शासन बिहार देख चुका है। अब जो है वो जब ये 15 वर्ष एक डीजल गाड़ी का भी जो परमिट होता है वो फेल हो जाता है। तो एक लंबा समय है, 20 वर्षों का जो उन्होंने शासन किया है बिहार पे, तो जिसमें कोई नई नीति नहीं है, कोई नया नियम नहीं है, नया कुछ भी उनके युवाओं के लिए उनका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बात तय है कि अभी एक चैनल का सर्वे भी आया था जिसमें लगभग 40% बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव पे अपना भरोसा जताते हुए उनको मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर माना। आपने अभी कहा भैया कि दबे जुबान में अभी भी जो है वो लोग कह तो देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बातें साफ नहीं होती हैं। तो उसी तरह से कहा जाए कि एक तरफ से इधर भी तो वही चीज है, कृष्णा अल्लावरू से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो गए तो उस पर भी उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। तो एक तरफ से कहा जाए कि दोनों गठबंधन तो अभी एक ही स्टेज पे आ गए हैं। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो अभी आए हैं वो बिहार के प्रभारी बन के आए हैं। कांग्रेस में जो नीतिगत फैसले होते हैं वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेते हैं। तो उन्होंने जो पटना दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है ये बात की जो आप लोग चुनाव लड़िए और राजद चूंकि सबसे बड़ा दल है जिसका सबसे ज्यादा विधायक होगा वही मुख्यमंत्री बनते रहा है, इसमें कहाँ कोई संदेह की बात है। तो कृष्णा अल्लावरू जी ने तो कहा ना कि तेजस्वी जी को नेतृत्व एक तरीके से इनके ही डिसीजन पे चुनाव होना है। एक पप्पू यादव का भी बयान कल हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आरजेडी के जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते। ऐसा पप्पू यादव ने कहा। देखिए, ऐसा है, बिहार में वोट को जात पात की परिपाटी मानी गई है, लेकिन इस बार ऐसा है कि कोई जात पात नहीं चलेगा और सब लोग मन बना लिया है कि तेजस्वी को ही सरकार बनाना है। नीतीश के सरकार से
हर तबका, हर जात खिन्न है। लेकिन बाकी जो गठबंधन के नेता हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? कोई गठबंधन यहाँ जो है, समाज जो है, हर आदमी इस सरकार से तंग आ चुका है। हर तबका, हर दलित समाज, जितना छोटा आदमी है वो इस सरकार से तंग आ चुका है। कोई दारू नहीं पीता है, उसको पकड़कर जेल में डाल दो। आधा बिहार का जनता जो है आज के डेट में जेल में है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि कल मीटिंग था, उनका महागठबंधन का मीटिंग था। अभी सब राहुल गांधी और कृष्णा अल्लावरू ये वो सब बैठे हुए थे, है ना। सब लोग मिलके बैठ के बातचीत किए। वहाँ दिल्ली में राहुल गांधी बैठे, यहाँ पे तेजस्वी यादव बैठे, कृष्णा अल्लावरू बैठे। महागठबंधन में भी मैंने कहा जाए कि मीटिंग हो गया है, एनडीए में भी मीटिंग हो गया है। दोनों के गठबंधन में, दोनों में से आपको कौन गठबंधन में लगता है कि ज्यादा दम है? फिर नीतीश कुमार आएंगे। एनडीए में ज्यादा दम लगता है। एनडीए में का कितनों कुछ हो जाएगा, एनडीए का सरकार बनेगा। क्यों आपको लगता है कि उसमें ज्यादा दम है और इसमें कम दम है? अभी आप सुने कि दारू जो पी रहा है चाहे न पी रहा है, दारू कब बंद हुआ? लालू यादव के सरकार में नीतीश कुमार जब गठबंधन में थे तभी बंद हुआ ना। दोनों गोरा। हाँ ये भी हमें होगा। ये बताइए कि अब गठबंधन, दोनों गठबंधन में एक स्टेज पे आ गया है, किसके गठबंधन में ज्यादा दम दिख रहा है? इधर आइए। किसके गठबंधन में ज्यादा दम दिख रहा है? ये तो कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स है। जो इतना करने के बाद जो है कल बैठक हुआ है और इसमें नेता भी नहीं घोषित किया गया है अभी सही से। को तो आगे किए हैं, आगे किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए नहीं न किए हैं। मुख्यमंत्री के लिए नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री के लिए कहीं कोई आवाज नहीं बोला गया है गठबंधन की तरफ से। ये केवल कांग्रेस का एक दबाव है कि बिहार में उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके, और ज्यादा जब सीट मिलेगा तब जाके कहीं न कहीं उसको एक पप्पू यादव सलाह दे रहे हैं कि 100 सीट लेना चाहिए कांग्रेस को। पप्पू यादव के कहाँ से सीट उतना मिलेगा? कैसे तो पप्पू यादव कांग्रेस को सीट दिलवा रहे हैं कि 100 को पप्पू यादव का तो अपना माटी पलीद हो रहा है। कैसे तो जो है रो के कान के इधर उधर कर के जो है ताता थैया कर के जो है मतलब निकले हैं, और फिर दोबारा उनका काम होने वाला है। अच्छा ये बताइए कि पप्पू यादव एक और बात बोले कि तेजस्वी को बार बार सीएम कैंडिडेट बताते हैं, तो वो आरजेडी के सीएम हो सकते हैं, महागठबंधन के सीएम नहीं हो। महागठबंधन के सीएम अभी कैसे हो सकते हैं? जो नवी फेल है उसका उपाय अभी कहाँ है? वो अभी उपाय चलने वाला नहीं है। अभी ऊपर से नीचे तक जब तक गठबंधन, सब गठबंधन एक तरफ है और जनता जो है जहाँ देना है वही देगा। लेकिन जब तक मोदी जी हैं और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर जगह रहना चाहिए। यहाँ भी नीतीश जी हैं, चला रहे हैं, लेकिन ये जो है सो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन फिर भी सबको अपना अपना होता है कि जिधर ही जाएंगे उधर ही सरकार बनेगा। तो इसलिए जो है यहाँ जब भी होगा ऊपर से नीचे तक केंद्र जो चाहेगा नरेंद्र मोदी वही हिसाब से चलेगा। अभी सुनिए मैम, जनता को भैया सुनिए जनता को अभी तक जितना जो है व्यवस्था मिला है, राशन से लेके सड़क से लेके फलना से चिलना तक सब जो है वहीं से मिल रहा है। जानते हैं मोबाइल चला रहे थे, जैसे आमतौर पे आप बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं तो ऐसी कोई वीडियो दिख जाता है, वैसे ही हमको एक वीडियो दिखा। अब वीडियो में जानते हैं एक दहेज का सामान जो है पूरा एग्जीबिशन के तौर पर लगाया हुआ था। उसमें सास का सामान लगा हुआ है, देवर का सामान लगा हुआ है, इसका सामान लगा हुआ, उसका सामान लगा हुआ है। अब मैंने उसको लग रहा था ना कि जैसे कितना गर्व का बात है, इसे दिखाने का कोशिश किया जा रहा था। तो हम सोचे कि अभी के समय में जब लड़का लड़की दोनों पढ़ा लिखा हो रहा है, लड़का लड़की दोनों नौकरी कर रहा है, वैसे समय में अभी भी दहेज को जो है इतना सॉफ्ट टाइप का दिखाया जाता है कि बाप रे दहेज लेना कितना बढ़िया बात है, दहेज लेना कितना गर्व का बात है। तो ऐसे समय में तो लड़कों को शर्म आना चाहिए कि वो दहेज ले रहे हैं, और लड़कों को आगे आना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का सोच हो सकता है कि पुराना हो, लेकिन लड़कों का सोच तो नया है। लड़के तो अभी के जमाना से अपडेटेड है, तो फिर वो क्यों नहीं विरोध करते हैं दहेज का? चलिए चलते हैं, बतियाते हैं अपनी जनता से और उनसे जानते हैं कि लड़के आखिर क्यों नहीं विरोध करते दहेज का। आइए, जैसे देखिए दहेज जो है बहुत दिन से वो प्रथा टाइप का बन गया है, लेकिन ये बताइए भैया कि इस प्रथा को, कुप्रथा कहें हम इसको, प्रथा का नाम लोग देते हैं लेकिन है तो कुप्रथा। तो हमको लगता है कि परिवार से लड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन क्या लड़का अपने माँ बाप को समझा नहीं सकता कि दहेज मत दीजिए, दहेज मत लीजिए? समझा तो सकता है, माँ बाप को समझाना भी चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। दहेज इतना, इसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, गरीब लोग। दहेज के चक्कर में बेटी को बार बार तंग किया जाता है। लड़के वाला, लड़का अगर संभल जाएगा ना तो दहेज का मामला ही खत्म हो जाएगा।
जैसे लड़की का तो देखिए अभी भी समाज में ये जो बना हुआ है उसमें लड़की बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पाती है, लेकिन लड़के हमको लगता है कि वो कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो लड़के क्यों नहीं दहेज लेने से रोकते हैं अपने माँ बाप को कि दहेज मत लीजिए, हम लोग सब मिलके जो है लड़के इसलिए नहीं रोकते हैं कि कहीं न कहीं उनके घर में, उनके परिवार में ये एक तरह का परंपरा बना हुआ है, समाज में बना हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस घर में लड़का वहाँ लड़की भी है, तो उसने देखा कि हमारे बहन का शादी हुआ तो हम दहेज दे रहे हैं, तो जब मेरी बारी है तो मैं क्यों नहीं लूंगा। लेकिन है ये पूर्णतः गलत। जहाँ से भी हो, जिस स्तर से भी हो, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति को, माँ बाप अपने स्तर से करे, शादी करने वाला लड़का अपने स्तर से करे, महिला लोग भी इसका विरोध करे थोड़ा खुलकर, जैसे सास हुई या ननद हुई, सब तो मैंने हर स्तर से विरोध होना चाहिए। परिवार अगर पूरा मिलके चाहे तो नहीं दहेज रुक जाएगा, रुक सकता है बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि दहेज के कारण जो है अपराध भी नहीं थम रहा है, और दहेज को दिखाने का दिखावा जो होता है वो भी आजकल हम लोग वीडियो देखते हैं कि दहेज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एकदम लाखों लाख का दहेज सजा हुआ है। तो हमको लगता है कि दहेज को अगर रोकने का प्रयास किया, क्योंकि माँ बाप हो सकता है पुराने सोच के हैं तो वो ये चीज कर रहे हैं, लेकिन लड़के अभी के समय में है, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, पैसा भी सब कुछ है, तो क्या वो अपनी तरफ से दहेज को नहीं रोक सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों पक्ष को सोचना पड़ेगा। जब तक लड़के लड़कियां खुद डिसीजन नहीं लेंगे इस ओर, क्योंकि अब शादी तो बाल विवाह होता नहीं है, एक मतलब सर्टेन एज के बाद दोनों मैच्योर हो जाते हैं। और इसमें बड़े परिवारों के द्वारा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाता है कि इतनी गाड़ियां शादी में जा रही है, इस होटल में कर रहे हैं। देने वाला भी खूब भांजता है कि हमें तो दिए हैं, बाप रे बाप। मध्य वर्ग और जो समाज का सबसे गरीब तबका है, वह तो मतलब कुछ जो शादी विवाह में आवश्यक चीजें उसको फुलफिल केवल करता है। और बड़े लोग ही, जब तक बड़े लोग जो समाज के अगुआ हैं वे लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक यह कागजी तौर पर रह जाएगा। अभी हम खड़े हैं नालंदा के सिलाव में, और मेरे पीछे एक घर है, बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर है। घर में रंगीन पर्दे हैं, घर के आगे सदाबहार का पौधा है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हैं। और इस घर को देखकर शायद कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस घर में एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आरा जंक्शन पर एक पागल प्रेमी ने पहले बाप को गोली मारी, फिर उसके बाद बेटी को गोली मारी, और उसके बाद अपने आप को गोली मारकर वहीं पे तीनों के तीनों ढेर हो गए। बिल्कुल उसी तरह की घटना लगभग यहाँ पर भी घटी है। पहले लड़का घर में घुसा और घर में घुसकर पहले माँ को गोली मारी, फिर बेटी को गोली मारी और फिर अपने आप को भी गोली मार दी। लड़की और लड़की की माँ की वहीं पर डेथ हो गई, लेकिन लड़का बाद में अस्पताल में भर्ती हुआ और वहां पर उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? प्यार इतनी सुंदर चीज है, प्यार इतना सुंदर शब्द है, आखिर ऐसे में हत्या की बात क्यों आ जा रही है? आखिर प्यार में मौत क्यों? आखिर प्यार में हत्या क्यों? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और गंभीर विषय है, और इस विषय पर आज हम बात करने आए हैं। कुछ परिजन यहाँ पर हैं, कुछ पड़ोसी यहाँ पर हैं जो जानते थे पहले से घटना के बारे में भी। जब घटना हुई तो सबसे पहले गवाह यही लोग थे। इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, कुछ उन लोगों से भी राय लेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है, आखिर प्यार में हत्या क्यों हो रही है। आइए बात करते हैं। चाची जो है अभी 28 तारीख को चाची शादी भी चाची तोरे यहाँ बर्तन उर्तन मिट्टी के जो काम होगा है सब देवे के हले दिया हाँ, तो 28 तारीख के यहाँ पर शादी है ना? हाँ, शादी तो लगले हल्का तो 26 के तिलक देते हैं। 26 के तिलक देते हैं। चाची काहे इस तरह के घटना अभी हो रहे हैं? जैसे बेटा हम लोग ये सब नहीं जानते, हमको तो लेता है सामान, पैसा देता है, बेचारी अनाज उनाज कुछ खाए दिल को चलते रहिए। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जब भी होती है तो एक सवाल उठता है भैया कि आखिर इस तरह की घटना में ऐसी क्या माँ बाप की तरफ से कमी हो जाती है, या फिर बच्चों की तरफ से ऐसी क्या कमी हो जाती है, या फिर जो लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले, अगर कोई आम व्यक्ति ऐसा करे तो समझ में आ सकता है कि शायद अज्ञानतावश कर दिया, लेकिन पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, आखिर ऐसी घटना क्यों? करने वाले का क्या इरादा था पता नहीं। और जहाँ तक रह गई बात कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है तो माँ बाप जो नहीं चाहते हैं, बच्चे लोग वो चाहते हैं, और क्या बोले। अच्छा, ये बताइए कि प्यार मोहब्बत जो चीज है, आखिर इसमें हत्या तक बात कैसे पहुंच जाती है? शादी ब्याह, क्योंकि इनकी भी शादी, लड़की की भी शादी होने वाली थी, लड़का भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था, इनकार था इधर से, इसीलिए ऐसा हुआ है। पहले भी लड़का आ चुका था इधर, सुनते हैं, कल भी आया था। तो पहले वो माँ बाप से बात कर चुका था?
ना बाप ने इनकार कर दिया। लड़की का भाई का दोस्त था, फ्रेंड था वो लड़का। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो है कई बार एक सवाल छोड़ के जाती है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, क्योंकि एक घटना नहीं, आपने 25 मार्च की घटना सुनी होगी, भोजपुर में आरा जंक्शन पे घटना घटी, उसके बाद 28 को तुरंत पटना में इस तरह की घटना घटी, लड़के ने जो है लड़की को भी गोली मार दी और फिर अपने आप को भी गोली मार ली, और उसके फिर देखिए कि ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 16 अप्रैल की घटना है ये। तो समझिए कि लगातार इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या लड़के जो हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं, या ना कर देने के बाद उनका ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर कोई वो ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। आखिर ये प्रभाव डाल कौन रहा है और कहां से ये प्रभाव पड़ रहा है, इस गंभीर विषय पर हम और बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलाओ में ही खड़े हैं कुछ लोकल लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि घटना खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, ये और भी आरा में भी देखिए इसी तरह का घटना घटा। आखिर लड़का लड़की के प्रेम में ये मर्डर वाला सिस्टम कहाँ से आ जा रहा है? धीरे धीरे बढ़िए रहा है, कमने के तो नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग के दुकान में भी आता है, लड़का लड़की लड़ते रहता है, भगाते हैं हम लोग, क्या करें। हाँ, लड़का लड़की लड़ता है दोनों, परसों तरसों मोबाइल चुरा है लड़का लड़की दोनों। मोबाइल चूर, हाँ मैंने दूसरा लड़का नहीं, देखिए एगो की बात नहीं ना चाची, एगो लड़का लड़की तक सीमित नहीं है, ऐसा बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है, हम लोग तो उसको रोज सुनते रहते हैं और होते रहता है। मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता होगा ना। लेकिन भैया ये आखिर कैसे हो जाता है कि आज तक हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की का कल हम मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जिससे कोई प्यार करेगा उसको कभी मारेगा आदमी? अगर जैसे हम अपने बाल बच्चा को प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चा को कभी मारेंगे? नहीं, कभी नहीं मारेंगे। नहीं तो फिर दूसरी लड़की के साथ ऐसा क्यों कर देता है लोग? तो उसका विचार होगा ऐसा, तभी ना उसे करने के लिए तैयार होगा। हम अगर उनको विचार अच्छा रहेगा तो हम उसको क्यों मारेंगे? उस लड़की का विचार खराब होगा तभी ना हम उसको मारने के लिए जाएंगे। जैसे हमारे विचार अगर खराबे रहेगा उसका चलन तो हम उस पे केस करेंगे। अगर हमको लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड की है, मेरे साथ गलत की है, तो उससे हम उस पे केस करेंगे। हम उसको जान से कैसे मारेंगे? जान से नहीं मारेंगे, उसको अलग कर देंगे, तलाक दे देंगे या अलग कर देंगे। बिल्कुल हम उसको छोड़ देंगे, दूसरे जगह कर लेंगे। फिल्म का भी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, उसको बोलने वाले लोग, आप फेसबुक में जाइए, उनका पूरा वीडियो आएगा, प्रधान जी का पूरा वीडियो आएगा। ऐसा है ना कि पूरे स्त्री लोग को लड़का लोग जॉब जो है ना, लड़का जॉब छोड़ के जा रहा है, घर बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए। नहीं तो हमारे जो युवा बच्चे हैं आज भावना, हाँ, वो समाज को। अच्छा, फिल्म में भी ऐसा दिखाया जाता है कि लड़का जो है लड़की को प्रपोज किया, लड़की को प्यार के लिए संबोधित किया, और लड़की अगर नहीं मानी तो लड़का जो है उसको लेके भाग गया, हीरो बन गया। तो ये सब का भी प्रभाव तो बच्चों के मन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। इस समाज में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है कि बच्चे अपना दुख माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं? ऐसा आखिर क्या हो रहा है? सब मोबाइल का कारण है, सब मोबाइल बर्बाद कर रहा है, मोबाइले के ही अथी कर दिया। बच्चों के मानसिकता में भी गड़बड़ी आ रहा है क्या? हाँ, तो बच्चों की मानसिकता भी बदलते जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़के ये बताओ बाबू कि तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? मेरा 16 साल है। 14 साल है। अच्छा ये बताओ बाबू कि अभी इस उम्र में अगर तुमको मान लीजिए कोई लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़की से तुम्हारा शादी होने का, वो कहती है कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन 5 साल बाद अगर कहती है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो क्या करोगे? मैं मम्मी से पूछ के करूँगा। मम्मी से पूछ के करोगे? अपना मर्जी से करवे नहीं करोगे। अभी देखिए कि बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे कि माँ बाप आखिर क्यों बच्चों से कटते जा रहे हैं, या माँ बाप क्यों दूरी बनाते जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं मानसिकता में जब जनरेशन गैप एक होता है ना, तो माँ बाप को बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, और बच्चों को माँ बाप के नजरिए से भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे को रख के सोचना पड़ेगा, तभी जो है वो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी हम तो माँ बाप से यही अपील करेंगे कि बच्चों को बिल्कुल आजादी दीजिए, लेकिन उनके जीवन में क्या चल रहा है इसका भी समय समय पर खबर लेते रहिए। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।